जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जिसको शॉर्ट में 3D ज्योमेट्री भी कहा जाता है या तो सिर्फ 3D भी बोल सकते हैं हम लोग। तो 3D बोलने से ये समझ में आ जाता है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का ही प्रॉब्लम है। हालांकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो 11 में हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे ढूंढ कर देख सकते हैं। जैसा कि क्लास 12 में भी हमारा टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक में जाएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता क्या है और इसमें किस तरह से एक्सिस होते हैं और किस तरह से प्लेन होते हैं। अगर आप 2 डायमेंशन पढ़े होंगे क्लास 10 में तो आपको याद होगा कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस, है ना, किसी प्लेन पर। ये कहाँ बात हो रही है? प्लेन पर बात हो रही है। इसमें जो है हम लोग इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इसका नाम हो जाता है एक्स वाई प्लेन हो जाता है। और इसमें किसी भी पॉइंट को किस तरह से डिनोट किया जाता है यह आप भली भांति जानते हैं। अब यहाँ 3 डायमेंशनल में क्या होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो रहता ही है, और इसमें जो है एक जेड एक्सिस आपका ठीक इसके परपेंडिकुलर हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यह कोई एक्सिस लिए हुए हैं तो यह जो है इस एक्स एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस वाई एक्सिस के साथ भी यह जेड एक्सिस जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पर आपस में जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये भी आपका 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। यानी कि इसमें जो होते हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, जिसमें एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं और तीसरे को हम लोग जेड एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर इस एक्सिस को हमको प्लेन में दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे? तो प्लेन में दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन को हटा दिए, जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन को हटा दिए, और कल्पना दिमाग में किए हुए हैं कि यह भी यहाँ पर मौजूद है। और जेड एक्सिस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर तो हम इसको क्या कहते हैं, इस प्लेन पर दिखा नहीं सकते हैं। इस तरह से हम लोग जेड एक्सिस लेते हैं और ये कंसीडर करके चलते हैं कि यह जो है आपका क्या है, यहाँ पर यह आपका परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसमें जो भी पॉइंट होता है वह पॉइंट का लोकेशन आपका स्पेस में होता है ना, स्पेस में या प्लेन में, स्पेस में समझा जाता है। और इसके हर एक पॉइंट में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स जो कि एक्स एक्सिस में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वाई जो कि वाई एक्सिस में डिस्टेंस को, और जेड जो है जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए कोई एक पॉइंट हम स्पेस में लेते हैं, और आप एक फिगर को ध्यान से देखिएगा कि ये जो है हम एक क्यूबाइड बना रहे हैं, पैरेललोपिपेड बना रहे हैं। तो पैरेललोपिपेड को बनाने के लिए इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन लिया है, 2 पैरेललो रेक्टेंगल लेकर, और इस तरह से प्रायः हम लोग मिला के पैरेललोपिपेड बनाते हैं, या पैरेललोपिपेड कहिए या तो इसको क्यूबाइड कहिए। तो क्यूबाइड कहिए, और हालांकि पैरेललोपिपेड में हमारा क्यूबाइड, क्यूब, ये सारे चीज़ आ जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर नाम देते हैं पैरेललोपिपेड। हालांकि इस फिगर से आप लोग वाकिफ होंगे, ये आपका क्यूबाइड का फिगर है। इसमें क्या होता है कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, पी एक्स वाई और जेड है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमारा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब फिर उसके बाद वाई एक्सिस जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाई डिस्टेंस हो गया आपका। चूँकि जेड एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर है,
ये आपका स्पेस में जा रहा है। इसके बाद x और y के बाद x और y तो प्लेन में रहा, लेकिन z एक्सिस का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं ये आपका प्लेन स्पेस में जाता है। अगर इस जगह देखा जाए तो बोर्ड पर दो एक्सिस हो गया, और तीसरा ये इस तरह से यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका, इसको तो हम स्पेस में दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको हमने यहाँ पर दिखाया। ये आपका z एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग z डिस्प्लेसमेंट या z डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, तो ये पॉइंट हम लोग का P मिल जाता है। और एक चीज़ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आपका कौन कौन सा प्लेन्स बनता है, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। अब इस फिगर को देख के आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि अगर ये आपका क्यूबाइड है, क्यूबाइड का सबसे पिछला दीवार जो है ये आपका है, जो कि एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए इस पैरेलल क्यूबाइड का ये जो बॉटम सरफेस है और ये आपका टॉप सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है और टॉप सरफेस है। तो बॉटम सरफेस जो है एक्स जेड प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्स जेड प्लेन आपका इस तरह से है, इस तरह से ये प्लेन जो है आपका एक्स जेड प्लेन है। तो एक्स जेड प्लेन भी एक होता है आपका, एक्स जेड प्लेन भी होता है। उसके बाद अब देखिए कि ये जो साइड का है वॉल, ये जो आप साइड का वॉल देख रहे हैं, ये जो कि आपका क्या है, वाई और जेड प्लेन में है, वाई और जेड प्लेन में है। और ये जो आपका वॉल साइड में देख रहे हैं ये पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है। और इसके बाद ये जो टॉप वाला, टॉप का जो सरफेस आप देख रहे हैं ये पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन है, पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन है। और उसके बाद ये जो फ्रंट वाला देख रहे हैं, फ्रंट वाला ये बैक साइड यहाँ आपका देख रहे हैं, ये बैक हो गया। ये जो हमने लिखा हुआ है ए बी सी और डी, ये बैक साइड, और पी क्यू आर एस जो है ये फ्रंट साइड का फेस हो गया, जो कि आपका पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को क्लास 11 में भी दी गई है। उम्मीद करते हैं कि उससे आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे और समझ में भी आप लोगों को आ रहा होगा। इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि अगर हमको कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, तो यही सीख लीजिए। ये छोटी सी बात है इसीलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जो होता है z इक्वल टू 0 होता है 3D में। अगर कह दे कि एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स जेड यहाँ पर है तो y इक्वल टू 0, y नहीं है तो एक्स जेड प्लेन में सभी y कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0 होते हैं। और वाई जेड प्लेन में x इक्वल टू 0, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर कोई पूछ दे कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या है, z इक्वल टू 0 बताइए उसको, और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 बताइए, और वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0 उसको बताइए। इसके बाद यह पॉइंट P जो है आपका, ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से आपका कितना है, तो यह OP जो है आपका हो जाता है, क्या हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि ये डिस्टेंस तक पहुँचने के लिए सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे, अब फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर 3 लाइन के अलोंग चले और तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो कोई 2 परपेंडिकुलर लाइन लेके हम उसका डायगोनल निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जो है जो डायगोनल आपका निकला, फिर तीसरे लाइन को लेके फिर डायगोनल निकाल लेते हैं, तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको मिलता है। हालांकि ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको क्लास 11 में ही दी जा चुकी है। अगर आपको फिर भी यहाँ पर दिक्कत हो रही हो
तो आप सिंपल एक क्यूबाइड को लेकर कंसीडर करेंगे कि डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है यही होता है। अगर इस फिगर को पार्ट वाइज लिया जाए तो ये देखिए, ये x हो गया, ये आपका y हो गया, देख रहे हैं ये x और y। तो ये डिस्टेंस जो है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो z है आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ मान लीजिए मार्कर के ही ऊंचाई का एक z है आपका, ये जो है आपका z डिस्टेंस का है, यहाँ से यह z डिस्टेंस पे है और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं इस तरह से। तो ये आपका हो गया क्यूबाइड का यानी कि पैरेललोपिपेड का डायगोनल हो गया। अब इस डायगोनल को हमको निकालना है, तो इस बेस का स्क्वायर, चूंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि z है, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और यह जो परपेंडिकुलर है आपका z का स्क्वायर का रूट ओवर ले लेते हैं, इसको रूट के अंदर में ले लेते हैं, तो आपको स्पेस में वो लेंथ मिल जाता है, यह O से लेकर P तक, यानी कि यह O से लेकर आपका P तक का लेंथ मिल जाता है, जो कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर होता है। उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं पूरी भरोसा है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोगों को इसमें जानना है क्या कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। तो कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि हम लोग 3D में जो भी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 में, उसमें आपका कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों फॉर्म हमेशा आपको दिखेगा। किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लाइन के इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। हालांकि वेक्टर में हम लोग अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं कि अगर यह कोई पॉइंट pxy 2D में हो तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होता है xi यूनिट वेक्टर, yj यूनिट वेक्टर, ये x और ये y एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग i यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग z यूनिट वेक्टर, यानी कि x एक्सिस में जो भी लंबाई है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए i यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और y एक्सिस में जो भी लेंथ है उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देने के लिए j यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं 3D में क्या होता है, x एक्सिस, y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस, ये तीनों जो हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं भैया, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ स्पेस में कोई पॉइंट है, हालांकि ये परपेंडिकुलर है, स्पेस में कोई पॉइंट P है, तो O से P तक का डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हम लोग जान रहे हैं। अगर P कोई पॉइंट स्पेस में है तो x कंपोनेंट, अब पोजीशन वेक्टर इसको हमको बनाना है, तो यहाँ पर OP वेक्टर इक्वल टू x कंपोनेंट i यूनिट वेक्टर प्लस y कंपोनेंट j यूनिट वेक्टर प्लस j कंपोनेंट k यूनिट वेक्टर आप डाल दीजिए, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर बन गया। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, हर एक जगह ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर कोई पॉइंट 2, 3 और 7 दिया गया है, ए कोई पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर OA इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर, 3j यूनिट वेक्टर, 7k यूनिट वेक्टर समझेंगे। अगर कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2i यूनिट वेक्टर, 3j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि कोई पॉइंट दिया रहे, तो पॉइंट से हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर दिया रहे तो पोजीशन वेक्टर से उस पॉइंट को हम निर्धारित कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें हर एक जगह पड़ेगी भैया, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। अब चूंकि आप जो है
जो भी चीज़ सीखेंगे वो सारा चीज़ प्रॉब्लम बनाने में आपको सहयोग करेगा, और इसमें इसको समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर स्पेस में कोई दो पॉइंट दिया रहे तो उस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्टेंस फार्मूला। हालांकि डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो वेक्टर का एप्लीकेशन करके, यानी कि वेक्टर को यूज करके हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को कैसे निकालेंगे। तो इसको जानने से पहले सिर्फ एक बात दिमाग में बिठाइए, आपको जानना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। इसको हमेशा याद रखिएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, है ना। इसमें कहता है कि अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ हो, एक वेक्टर का हेड अगर दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ हो, तो इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है दोनों का सम होता है। क्या होता है भैया? दोनों का सम होता है। अब इस ट्रायंगल लॉ से हम लोग सारा प्रॉब्लम, मतलब कि लगभग सारे थ्योरी को प्रूफ कर सकते हैं। कहीं भी आप देखिएगा इस ट्रायंगल लॉ का उपयोग होगा। अब मान लिया जाए कि A जो है कोई पॉइंट है x1, y1, z1, और B कोई पॉइंट है आपका x2, y2 और z2, B पॉइंट है। अब ये कहीं भी होगा तो क्या होगा? स्पेस में ही होगा, है ना। मान लीजिए कि ये आपका x एक्सिस, ये वो आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस है, और यहाँ पर ये आपका ओरिजिन है। अब यहाँ से पोजीशन वेक्टर आप निकालिए, तो ओ ए पोजीशन वेक्टर जो हम लिखेंगे एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर लिखेंगे। उसके बाद ओ बी पोजीशन वेक्टर जो हम लोग लिखेंगे, ओ बी पोजीशन वेक्टर जो लिखेंगे x1, y1, z1, x2 i यूनिट वेक्टर, y2 j यूनिट वेक्टर और z2 k यूनिट वेक्टर हम लोग लिखेंगे। अब हमको चाहिए क्या? ए बी चाहिए, और इस सब का डायरेक्शन ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा रिजल्टेंट है। तो जहां किसी का हेड और किसी के टेल से जुड़ा हुआ हो तो उस दोनों का सम जो है तीसरे के बराबर होगा। यही हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहता है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि इस ओ बी वेक्टर को लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। देयरफॉर ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पष्ट है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो जाएगा। अब ओ बी में ओ ए को माइनस कर दीजिए, ओ बी में ओ ए को माइनस कर दीजिए, यानी कि x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर, फिर y2 माइनस y1, है ना, y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर और z2 माइनस z1 k यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अब ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो भैया आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और उसको रूट के अंडर में रख लीजिए, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया? z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो गया। वह यही आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। 2D में आप सिर्फ इतना सा पढ़ते थे, z2 माइनस z1 आपका नहीं रहता था। इसी तरह से आपको याद होगा सेक्शन फार्मूला, है ना, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसे आप लोग कोशिश कीजिए कि किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि सेक्शन फार्मूला जो होता है दो तरह का, एक होता है इंटरनल डिवीजन होता है, और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन होता है ना। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि एक लाइन हो गया आपका ए बी एक लाइन हो गया, और P कोई पॉइंट जो है m/n रेशियो में इसे डिवाइड करता है।
और इसका कोऑर्डिनेट जो है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 और z1, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 इस तरह से ले लिए। अब p x y और z आपको निकालना है, तो इस तरह से तो ये पॉइंट दिया रहेगा आपका। इसके बाद कहीं ना कहीं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन होगा, ओरिजिन है आपका x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। सबका पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं, सभी का पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2 और इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग r ले लेते हैं, जो कि हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर r1 जो है आपका क्या है, x1 i यूनिट वेक्टर, y1 j यूनिट वेक्टर, z1 k यूनिट वेक्टर। यहाँ r2 आपका क्या है, x2 i यूनिट वेक्टर, y2 j यूनिट वेक्टर, z2 k यूनिट वेक्टर। अगर इस r के बारे में पूछें तो क्या है, तो यह r x i यूनिट वेक्टर, y j यूनिट वेक्टर प्लस z k यूनिट वेक्टर, यही सब चीज है आपका। इसके बाद जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर इन दोनों का डायरेक्शन एक साइड में हम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, OAP एक ट्रेंगल समझ रहे हैं और OPB भी एक ट्रेंगल समझ रहे हैं। और ट्रेंगल लॉ में क्या देख रहे हैं, इस ट्रेंगल में इसका हेड तो इसका टेल से कनेक्टेड है, तो इसका रिजल्टेंट आपका क्या है, OP इसका रिजल्टेंट है, यानी R वेक्टर इसका रिजल्टेंट है। अब इस ट्रेंगल में ट्रेंगल लॉ लगाते हैं, तो OP और PB, OP आपका हेड और PB का आपका टेल और इसका रिजल्टेंट OB है। तो हमारे पास जो भी जानकारी है उसको उठाते हैं हम। यहाँ पर हमको फिलहाल AP वेक्टर अब बाय PB वेक्टर, PB वेक्टर इक्वल टू मिला हुआ है m बाय n मिला हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू AP वेक्टर इक्वल टू m इंटू PB वेक्टर, इसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इस AP को हम क्या लिख सकते हैं, यही है आपका AP, तो OA प्लस AP इक्वल टू OB वेक्टर, तो इसलिए AP इक्वल टू OP माइनस OA, जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, देख रहे हैं ना, ये हमने ट्रेंगल लॉ लगाया, फिर उसके बाद कैसे इसको हमने अरेंज किया। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी कि इस AP को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू A OP माइनस OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर लिख सकते हैं, इक्वल टू m इंटू PB है आपका, देखिए PB यहाँ पर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, OB वेक्टर माइनस OP वेक्टर लिख सकते हैं। अब देखिए कि यह जो है आपका n इंटू OP क्या है, OP है आपका R वेक्टर माइनस OA क्या है आपका R1 वेक्टर है। उसके बाद m इंटू OB आपका क्या है, तो OB हमारा है R2 वेक्टर और OP आपका है R वेक्टर। अब इसमें क्या कीजिए आप कि R वेक्टर है, इसके साथ हमारा n है, इधर भी R वेक्टर है जिसके साथ m है, मल्टीप्लाई किया हुआ। अगर ये चीज़ लेफ्ट साइड में आता है तो इसको कॉपी में लिख के कीजिएगा, ये n प्लस m आपको मिल जाएगा, R आपका कॉमन आ जाएगा। राइट साइड में m R2 वेक्टर और ये जो R1 वेक्टर जो कि माइनस में है, जो कि n के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, राइट साइड में आकर n R1 वेक्टर हो जाएगा। और फाइनली जो है हम इस R वेक्टर को लिख सकते हैं m R2 वेक्टर प्लस n R1 वेक्टर बाय m प्लस n लिख सकते हैं। यही आपका शॉर्ट में हो गया सेक्शन फॉर्मूला के लिए सेक्शन फॉर्मूला हो गया, समझ गए। और इसी फॉर्मूले से आपका मिलता है क्या, मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
इसी से आपको मिलता है कि चूंकि सेक्शन फार्मूला में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट ये x जो मिलता है m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाय m प्लस n, यह भी मिलता है। y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n मिलता है। और z इक्वल टू m z2 माइनस n प्लस n z1 बाय m प्लस n मिलता है। और ये सारा चीज़ को इंडिकेट करने वाला यही इकलौता है आपका। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसको देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। इस r को देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x i यूनिट वेक्टर, y j यूनिट वेक्टर प्लस z k यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, इक्वल टू m इंटू ये r2 को क्या लिख सकते हैं आप, x2 i यूनिट वेक्टर, y2 j यूनिट वेक्टर प्लस z2 k यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब फिर प्लस n है, प्लस n और यहाँ पर r1 है, यानी कि x1 i यूनिट वेक्टर, y1 j यूनिट वेक्टर प्लस z1 k यूनिट वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं, बाय m प्लस n लिख सकते हैं। अब देखिए x i यूनिट वेक्टर, y j यूनिट वेक्टर, z k यूनिट वेक्टर, और इसमें जो है i यूनिट वेक्टर, i यूनिट वेक्टर अगर हम कॉमन लेते हैं तो m x2 प्लस n x1 मिलता है। और j यूनिट वेक्टर कॉमन लेते हैं तो m y2 प्लस n y1 मिलता है। इसी तरह से k यूनिट वेक्टर कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, आप तो समझ में आ रहा होगा। और सबके नीचे m प्लस n, सबके नीचे m प्लस n। तो अब कंपेयर कीजिए, i का जो यहाँ कोफिशिएंट है x, यहाँ i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n है। यहाँ j का कोफिशिएंट है y, और यहाँ j का कोफिशिएंट है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। देखिए आपको यह चीज़ मिल रहा है, यह चीज़ मिल रहा है, उसी तरह से यह भी आपको मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस ट्रायंगल लॉ को आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे, और इसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं यह भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो प्रॉब्लम बनाने में एक चीज़ हमको परेशान करेगा वो है आपका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अब हम लोग इसको समझते हैं, और इस चीज़ को ध्यान से समझना है। डायरेक्शन कोसाइन हम लोग किसको कहते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग किसी पॉइंट को लेते हैं और उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। मान लीजिए कि यह 3D में ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और इस तरह से z एक्सिस हम लिख सकते हैं। ये कोई P पॉइंट है x, y और z जो कि स्पेस में है भैया। इसमें इमेजिनेशन कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप क्लास 11 से ही कुछ ना कुछ 3D के कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं, और इमेज करके यह भी आपको जानकारी समझ में आ जाती है कि पॉइंट का लोकेशन क्या है और कितनी दूरी पे है। तो ये आपका पॉइंट P हो गया, है ना, ये कोई पॉइंट P आपका हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई पॉइंट P x y z, और इसका जो है इस पॉइंट P का हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OP हो गया, जिसको x i यूनिट वेक्टर, y j यूनिट वेक्टर, z k यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब हमको जानना है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन को अपनी ठेठ भाषा में समझिए कि डायरेक्शन कोसाइन जो है इस कोई भी दिए गए वेक्टर का, यानी कि पोजीशन वेक्टर का एंगल विथ एक्सिस है। यानी कि अब यह लाइन है आपका, यह कुछ ना कुछ तो एंगल बनाता होगा x एक्सिस के साथ, यह कुछ ना कुछ एंगल तो बनाता होगा y एक्सिस के साथ, और यह कुछ ना कुछ तो एंगल बनाता होगा z एक्सिस के साथ। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या कहता है कि इस एंगल का कोसाइन, है ना, एंगल विथ x एक्सिस का जो कोसाइन है कॉस अल्फा, एंगल बीटा का जो कोसाइन कॉस बीटा, और इस एंगल का कोसाइन
cos gamma is called direction cosine of the given line। कोई भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। और इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं, cos अल्फा को डिनोट करते हैं L से, और cos बीटा को डिनोट करते हैं हम लोग M से, और cos गामा को हम लोग डिनोट करते हैं N से डिनोट करते हैं। अब cos अल्फा होता कितना है इसके बारे में देखते हैं। हालांकि ये चीज़ तो हम जान गए कि यह रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर इस पी पॉइंट को लेकर हम एक पैरेललोपिपेड ड्रॉ करें तो उसका डायगोनल होगा आपका, कौन सी होगा, ओपी क्या हो जाएगा, डायगोनल। कैसे डायगोनल होगा, अगर इस पे विश्वास नहीं होता है तो थोड़ा सा फिगर को हम क्लियर कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये रहा, ये देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका एक पैरेललोपिपेड, अब पैरेललोपिपेड में ये जो पी पॉइंट है आपका क्या है, यहाँ से ओ से लेकर पी तक क्या है आपका, डायगोनल है। तो इसका डिस्टेंस, अगर इसका मैग्नीट्यूड भी वैसे निकालते हैं जैसे ओपी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालने के लिए अब सीख गए हैं, उतना फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर रूट अंडर इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो अब यहाँ अल्फा जो एंगल बन रहा है ये देख रहे हैं, ये किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो ये बेस आपका एक्स हो गया, और यहाँ से जो ये लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। हालांकि आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, ये आपका पैरेललोपिपेड का साइड है जो कि इस तरह से प्लेन होता है। अब प्लेन में एक लाइन खींचे हैं हम लोग तो ये आपका ओरिजिनल, अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में देखेंगे तो ये आपको 90 डिग्री का दिखेगा। तो इस तरह से cos अल्फा एक्स बाय बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो cos अल्फा हम लोग जानते हैं बाय बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना हो गया, x हो गया, हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब उसी तरह से cos बीटा y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब cos गामा जो है z बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है क्या, कि जब भी आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा आपका कितने के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। देख लीजिए, आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो निश्चित रूप से हमको मिल जाएगा एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका एल स्क्वायर मिला। एम स्क्वायर क्या मिल जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल जाएगा। अब फिर एन स्क्वायर आपका मिल जाएगा जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपका। क्लियर है, ये चीज़ मिल जाएगा। अब तीनों को आप ऐड करके देख लीजिए। अब चूंकि स्क्वायर जब हम करेंगे इसका तो भैया इस पर तो स्क्वायर चढ़ेगा, लेकिन इस पर स्क्वायर जैसे चढ़ेगा तो इसका स्क्वायर रूट बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। अगर इस पर स्क्वायर चढ़ेगा तो वाई स्क्वायर हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को खाली हटा देगा। तो यही चीज़ हमारा आने वाला है, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो सबके लिए एलसीएम जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसके ऊपर भी एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, इसके ऊपर वाई स्क्वायर, इसके ऊपर जेड स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट के क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। इसको आप सिर्फ देख के मत समझिएगा, अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। लिख लिख कर आप अगर करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में यह आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि इस डायरेक्शन कोसाइन को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जाने कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। हालांकि डायरेक्शन और रेशियो कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले ये समझिए कि अगर हम कोई 2 वेक्टर ले,
ओ ए कोई वेक्टर लिए हैं 3i यूनिट वेक्टर, 2j यूनिट वेक्टर, 4k यूनिट वेक्टर। ओ बी वेक्टर हम लोग लिए हैं 6i यूनिट वेक्टर, 4j यूनिट वेक्टर, 8k यूनिट वेक्टर। और ओ सी वेक्टर लिए हुए हैं 9i यूनिट वेक्टर और उसके बाद 6j यूनिट वेक्टर और 12k यूनिट वेक्टर। ये तीनों वेक्टर में आप ध्यान से देखा जाए, ये तीनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है ना। तीनों वेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि सिर्फ एक स्केलर अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपका तीनों सेम ही हो जाता है। जैसे इसमें 2 कॉमन ले लिए, आप क्या ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, तो इसमें अगर 2 कॉमन ले लिए तो ये यही हो जाएगा 3i यूनिट वेक्टर, 2j यूनिट वेक्टर, 4k यूनिट वेक्टर। अगर इसमें आप 3 कॉमन ले लिए तो 3i यूनिट वेक्टर, 2j यूनिट वेक्टर और 4k यूनिट वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो की बात आती है, तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा इसका डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा हमारा 3, 2 और 4 हो जाएगा। और OB का भी डायरेक्शन रेशियो जो होगा 3, 2, 4 ही हो जाएगा। क्यों कि अगर हम 6, 4, 8 लिखते हैं, 6, 4, 8 लिखते हैं और इसको रेशियो में अगर हम कर दें तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या होता है कि जो कॉमन टर्म होता है वो कट जाते हैं। जैसे 2 से सब कट जाएगा, ये आपका 3:2:4 ही हो जाएगा। यहाँ भी वही हाल है आपका 9, 6, 12, तो 9, 6, 12 में 3 कॉमन ले लिए तो 3, 2 और 4, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो 3, 2, 4 ही है, इसका भी डायरेक्शन रेशियो 3, 2, 4 ही है और इसका भी डायरेक्शन रेशियो आपका 3, 2, 4 ही है। तो डायरेक्शन रेशियो एक्चुअल में होता ये चीज़ है, समझ गए। लेकिन हमारा डेफिनेशन ये कहता है कि 3 पॉइंट इन सच ए वे दैट प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एनी 3 नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन L, M and respectively of a line are called the direction ratio of a line। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि एनी 3 नंबर्स A, B, C प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन L, M and respectively of a line are called the direction ratio of the line। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है हमारा, यह आपका A, B, C 3 पॉइंट लिए हमने। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब यहाँ पर जो है A बाय L इक्वल टू K और फिर B बाय M इक्वल टू K और उसके बाद C बाय N इक्वल टू K लिख सकते हैं। यानी कि A बाय L इक्वल टू B बाय M इक्वल टू C बाय N इक्वल टू K लिख सकते हैं। याद रखें कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के हमेशा पैरेलल होता है। और जो आपका क्या कहते हैं, अब हम लोग जो प्रॉब्लम बनाएंगे, प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट हमारा काम करेगा, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे। और जहाँ भी इस तरह की बात आती है तो वहाँ मैं आपको ये सेक्शन याद दिलाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक ठीक ठाक से समझ में आया होगा। तो अब आइए अंत में हम लोग कुछ छोटी मोटी बातों को रिवाइज कर लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो इसमें आप सबसे पहला ये जानिए कि अगर A, B, C R डायरेक्शन रेशियो है ना ऑफ ए लाइन, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, तो हम इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं। L इक्वल टू A बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
और m इक्वल टू बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इक्वल टू सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जैसे देखिए, इसको फिगर से समझिए, ये कोई पॉइंट P है, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, तो यानी कि इस वेक्टर को हम लोग AI यूनिट वेक्टर, BJ यूनिट वेक्टर, CK यूनिट वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, इस OP को लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है, सभी एंगल का कोसाइन जो होता है आपका क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो बस डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको जो शुरू में बताया गया डायरेक्शन कोसाइन किस तरह से निकालते हैं, उसी रूल पे आ जाइए। वहाँ हमने एक्स वाई जेड यूज किया था और यहाँ हमने ए बी सी को यूज किया है। प्राय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वेक्टर आपका ए आई यूनिट वेक्टर, बी जे यूनिट वेक्टर, सी के यूनिट वेक्टर होता है, तो इसमें ए बी सी जो होता है यह आपका डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो आप यहाँ कहेंगे सर डायरेक्शन रेशियो जो हम बोलेंगे इसको, तो यानी 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए तो 3 नंबर का हम यूज करते हैं, वही नंबर तो ये भी है। तो उसमें और इसमें यही अंतर है कि यह जो है आपका रेशियो जो कि मिनिमम रेशियो में है, जैसे कि 1, 2 और 3 कोई पॉइंट को तो डिनोट करता ही है स्पेस में। उसके बाद 2, 4, 6 भी किसी न किसी पॉइंट को डिनोट करता है। और उसके बाद 3 ले लीजिए, अब 2, 4, 6 ले लीजिए, 3, 3 9 ले लीजिए, यह भी पॉइंट को डिनोट करता है। ये तीनों पॉइंट का पोजीशन अलग अलग है। अगर तीनों का आप पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो तीनों पोजीशन वेक्टर जो है कोलिनियर है या पैरेलल है। अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियो की बात करें, डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, तो डायरेक्शन रेशियो इस पॉइंट के लिए भी 1, 2 और 3 ही होगा, इसके लिए भी आपका 1, 2, 3 ही होगा, और इसके लिए भी आपका 1, 2, 3 ही होगा। यानी कि एक्स वाई जेड कंपोनेंट जो भी होता है प्रायः वही आपका डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन हर एक एक्स वाई जेड जो कंपोनेंट होते हैं एक्चुअल में वही डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है, उसका जो मिनिमम रेशियो होता है वो आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, है ना। अगर आपको दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके दिक्कत को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। इसके बाद हम ये जान लें कि अगर मान लीजिए कि कोई 2 पॉइंट दिया गया है x1, y1, z1 और q आपका x2, y2 और z2 दिया गया है, यह आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। अगर हम कहीं भी ओरिजिन लेते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, प्रायः जो कंपोनेंट है आपका वो आपका डायरेक्शन क्या होता है, रेशियो होता है। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो हमको लिखना है तो बस इस पी क्यू वेक्टर को आप ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी तो लिख ही सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का i यूनिट वेक्टर, y2 माइनस y1 का j यूनिट वेक्टर, प्लस z2 माइनस z1 का k यूनिट वेक्टर। अब इसका हमको डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, है ना, और उसके बाद z2 माइनस z1 जो है इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हम लोग कैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, है ना, 2 लाइन्स के बीच एंगल निकालेंगे, और जबकि आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, तो ये आपका L1, M1 एंड
1 हो गया, और दूसरे लाइन का L2 M2 और N2 हो गया डायरेक्शन कोसाइन, और इसके बीच का थीटा। तो याद रखिएगा कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ये हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा के रूप में, एंगल निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा पीछे आप ले चले जाइए, तो कॉस थीटा हम लोग निकालते थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब बाय क्या लिखते थे, रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये लिखते थे हम लोग। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। आप यहाँ से L1 M1 और N1 को आप यहाँ से रिप्लेस कीजिए इसमें A1 A2 A1 B1 C1 मानकर, और इसमें जो है L2 के जगह पर A2 A2 B2 C2 B2 A2 B2 C2, इस तरह से आप रिप्लेस करके देखिए। L1 और M1 और N1 और L2 और M2 और N2 के जगह पर आप अगर इसको रख देते हैं तो आपको यही चीज़ मिलने वाला है। तो हम एंगल को अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे तो बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। उसी तरह से साइन थीटा को के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के लिए रूट अंडर M1 M2 माइनस M2 M1 माफ करेंगे M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। अब फिर इसको क्या कहते हैं, MN लिए L, अगर M लेते हैं तो L1 N2 माइनस L2 N1 ले लेंगे का होल स्क्वायर, अब प्लस फिर n को हटा देते हैं, यानी कि LM माइनस LM लिखिए, यानी 1 2 और ये आपका 2 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप अगर कर देते हैं तो ये आपका साइन थीटा मिल जाता है। तो इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। और एक चीज़ है कि अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हो, ये दोनों लाइन आपका परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में L2 जो है, तीसरा नंबर याद रखिएगा, ये आपका लाइन L1 है और ये लाइन आपका L2 है, और दोनों आपका परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में cos 90 डिग्री, तो cos 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जो है आपका 0 हो जाएगा। अगर आपका पैरेलल है तो पैरेलल के कंडीशन में अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री अगर आप यहाँ रख देते हैं, है ना, तो 0 डिग्री अगर साइन के साथ रखते हैं तो 0 होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है आपका 0 के बराबर हो जाएगा। पैरेलल के कंडीशन में ये पोर्शन जो है 0 के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर के कंडीशन में अगर ये चीज़ आपका 0 के बराबर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आप लोगों को देने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत हद तक समझ गए होंगे, और आपको कितना समझ में आता है इस चीज़ के बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें, ताकि मैं अपने लेक्चर को और भी आपके अनुरूप ढाल सकूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।